Sir. How are you all? Everybody fine? Sir, fine. Good. क्या करें? मुझे बहुत ठीक नहीं है। और बताओ भाई, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? सर प्रिपरेशन चल रहा है। Good. सर एपीडीसीएल होने वाला है शायद सर, नवंबर से वो स्टार्ट होने वाला है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। होपफुली हो जाए तो बढ़िया है। तब तक है ना। तैयारी कैसा लग रहा है? सही है। हाँ सर। अभी हमको बहुत बहुत दूर जाना है। अभी तक जितना हम पहुंचे हैं। सर आईओसीएल का तो निकल गया, लेकिन सर वो एक्सपीरियंस मांग रहा है। एक्सपीरियंस है ना। हाँ सर। 1 ईयर शायद से एक्सपीरियंस है ना क्या? हाँ सर, जेई इलेक्ट्रिकल का वो 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है। सर देख के देखेगा, एक्सपीरियंस नहीं होने से भी शायद फॉर्म फिलअप हो जाए से। नहीं, अगर देखो ये सब में पीएसयूज में क्या होगा कि जो क्राइटेरिया देगा उसके बाहर मतलब 1 mm भी इधर उधर नहीं करेगा। ठीक है। हाँ सर। उसके पीछे का कारण है क्योंकि वो अगर एक एक कैंडिडेट को अगर अलाउ कर लेता है तो बाद में बवाल हो जाएगा, है ना। प्राइवेट हाँ सर, वो इंडस्ट्री भी। होने से दिक्कत नहीं है, इधर उधर चल जाएगा। बट अगर गवर्नमेंट या पीएसयू है तो फिर जो लिखा होगा, जैसा क्राइटेरिया दिया होगा, उससे बाहर 1 mm भी इधर उधर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये किसी एक के हाथ में नहीं होता है ना। बात वही है। चलो कुछ जनरल बातें करते हैं आज, ऐसे ही बातें करते हैं इलेक्ट्रिकल पे, है ना। सो हमने जो कुछ भी पढ़ा है या फिर समझा है, इसी सारी चीजों को लेकर आज थोड़ा सा बात करूंगा। बढ़िया से समझना चीजों को, आपको उनका रेस्पॉन्स चाहिए, है ना। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर मतलब एक एसएससी जेई या फिर लास्ट ईयर एपीडीशन में आया था शायद सर, मतलब अर्थिंग जो है ना सर, वो मतलब घर से कितना मीटर दूर मतलब रहता है अर्थिंग? 8 फीट घर से कितना मीटर दूर रहता है? हाँ सर, मतलब घर के पास तो गड्ढा या जितना फुट तो चाहिए उतना तो हम लोग गाड़ नहीं सकते, मतलब घर से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग 8 फीट को डालते हैं, तो वो सर मीटर मतलब अलग अलग दिखा रहा है, नेट में भी अलग दिखा रहा है। उसका कोई स्टैंडर्ड है, एग्जैक्ट स्टैंडर्ड है, वो मुझको पता नहीं है, चेक करना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब नेट में भी अलग अलग दिखा रहा है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर ऐसा। हाँ, 15 मीटर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 15 मीटर मतलब कितना फुट हो गया? 3 फुट 1 मीटर। अरे नहीं रे, नहीं, पांच 15 मीटर पाँच पाँच तो मीटर 5 मीटर का मतलब होता है 15 फुट, है ना। 15 फुट में। हाँ सर। तो अगर घर से 15 फुट दूर में अगर आप ये लगाओगे, ऐसा घर बहुत कम घर मिलेगा जिसमें 15 फुट का बाउंड्री रहता है। हाँ सर, प्लस फ्लैट वगैरह में होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितना लोड है। और आप, मुझको नहीं लगता है उसका बहुत ऐसा स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कुछ है। देखना पड़ेगा, हाँ सर, मतलब हर एक चीज का रहेगा, डेफिनेटली रहेगा, बट आई डोंट नो, चेक करना पड़ेगा। सर ये एपीजीसीएल का सर आपका कट ऑफ कितना रहता है? लास्ट टाइम कितना तक गया था, मैं भूल गया। सर 33 गया था। 33। हाँ सर, जनरल का 33 गया था, ओबीसी का 26, एससी एसटी का सर 18 या समथिंग गया था सर। आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100। इतना कम जाता है? पता नहीं, लास्ट टाइम कम गया था।
लास्ट टाइम बहुत कम गया, मेरा थोड़ा सा रह गया था सर, 31 में रह गया सर। मतलब तुम 30 भी नहीं कर पाया? नहीं सर, बहुत हार्ड था। और सर क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड था, और टाइम भी नहीं रहता है क्लास में। हाँ सर, और सर वो एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलता है ना सर? है ना, अपने इसमें देखो, क्या अपना हम अपना आपने ऐप में दिया है। है सर? हाँ लेकिन सर ये तो सीबीटी एग्जाम होता है ना। हाँ, तो सर तो फिर सर वो आपको कैसे मिला? सही बात है। नहीं, वो क्या होता है कि एग्जाम के बाद ये लोग रिलीज करते हैं ना क्वेश्चन आंसर चेक करने के लिए, ओके सर। उसी टाइम पे ले लिया था हम। हाँ ठीक है। हाँ या फिर आप एपीटीसीएल बिजली भवन में अगर कांटेक्ट करते हो हाँ हाँ तो वहां से मिल सकता है आपको। ठीक है, बात हाँ। करने से। सर हम लोग का 40 मार्क्स तो जीएस भी रहेगा। हम्म, हाँ आपका 40 मार्क्स रहेगा। 10 जीके, 10 नंबर्स रहेगा आपका इंग्लिश, 10 नंबर्स रहेगा रीजनिंग, और 10 का रहेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ ठीक ये है। सर। तो लास्ट टाइम भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर काफी सारा चीज इधर उधर किए कि भाई सर ये आखिर आपका वीडियोस देख रहा था सर वो यूट्यूब में, जो असिस्टेंट मैनेजर मिला है जिन लोगों को लास्ट टाइम, सर उन लोगों को में वो लोग भी मतलब सर आपका ये 6 मंथ्स कोचिंग करके मिल गया है ना? ये लोग नहीं, लास्ट टाइम कहाँ 6 मंथ्स का टाइम था हमारे पास, सिर्फ 1.5 या 2 महीने का टाइम था। हाँ सर। हाँ, वहाँ पे प्रियंका जो है, वो प्रियंका मेरी पुरानी स्टूडेंट है, सो ये उसको काफी अच्छा टाइम दे पाया था। बट बाकी लोगों का तो थोड़ा स्पीड में कराना पड़ा, जो हम्म, लास्ट टाइम का बेस्ट था। हार्डली हम लोगों को 2 महीने का टाइम मिला था शायद से। दो ये महीने में जल्दी जल्दी से खत्म करना पड़ा सिलेबस को। जैसे आप सर। लोगों को काफी अच्छा टाइम दे पा रहे हैं ना, कि चलो इलाबोरेट करके अंदर जाके, कि ताकि वहां से क्वेश्चन मिस ना हो, उस टाइप का हम कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम। टाइम नहीं हो तो उसका भी एक तरीका है कि जल्दी जल्दी से आप इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें कवर कर लो, जो इम्पोर्टेंट फॉर। लेकिन उससे क्या होता है कि हर एक सवाल जो बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ता है, देखो प्रिपरेशन कभी भी एक रात का खेला नहीं होता है ना। अगर कोई बच्चा पहले से पढ़ रहा है, तब जाके वो एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो सकता है कि नहीं भाई मेरे 60 नंबर बनेंगे, 80 नंबर बनेंगे। तो उसके लिए पहले से तैयारी चाहिए, पहले से पढ़ना चाहिए। तो एक रात में नॉट पॉसिबल। हाँ सर, पहले से मतलब तैयारी बहुत चाहिए सर। मेरा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम भी आ गया था, उसके बाद एपीडीसी का भी एक साल आ गया, मतलब इसलिए प्रिपरेशन भी नहीं था, इसलिए खराब हो गया। नहीं, और इस बार तो मिस नहीं होना चाहिए। जो लोग मेरे साथ हो, किसी का मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1-1.5 महीने में ही सिलेबस को मोटा मोटी ग्रिप में लेते हैं। अभी तो हमारे हाँ पास सर, काफी टाइम है। तो सिर्फ मैं जो बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, चीजों को समझने की ताकत रखो, कि भाई ये ऐसा ना हो कि जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे और तब जाके किसी की वो ये कंफ्यूजन हो रहा है, यार ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो वहां पे कंफ्यूजन, इस टाइप का कंफ्यूजन ना हो। बाकी और जरा हो जाएगा, ये एक रात में होने वाला चीज है बाकी। और सर सर और सर एपीडीसीएल में जो सिलेबस देता है एग्जाम के लिए, उस हिसाब से वो लोग जो पेपर जो सेट किया था लास्ट हम्म, टाइम, हम्म, उस हिसाब से ज्यादा थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन काट दिया उस लोगों ने। नहीं देखो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कौन सेट कर। इन जनरल अगर आईआईटी क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, ठीक है, कोई भी आईआईटी सेट करेगा, तो आपका डेफिनेटली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेगा, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा रहेंगे। अभी एपीडीसीएल तो अपने से सेट नहीं करेगा ना। हाँ, तो वो लोग जो सिलेबस दिया था उस हिसाब से मतलब नहीं हुआ, मतलब थोड़ा ज्यादा डेप्थ में काटा पेपर। सर उन लोग का सिलेबस तो सर बहुत बड़ा है सर, पूरा 4 इयर्स का या या यार, एक चीज आपके दिमाग में सेट कर दो, जो सिलेबस आप लोग देखते हो, ठीक है, चाहे वो गेट एग्जाम का सिलेबस हो या फिर पीएसयू का हो, सिलेबस में कहाँ अंतर है? सारे के सारे तो वही सारे सब्जेक्ट्स ले रहा है, ठीक है। वो जब एक पॉइंट मेंशन कर देगा, पकड़ लो, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिया और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में उसने माइक्रो प्रोसेसर मेंशन कर,
माइक्रो प्रोसेसर अलग से नहीं दिया। तो जहाँ पे उसने माइक्रो प्रोसेसर मेंशन किया तो ये तो पूरा वास्ट एरिया कवर हो गया ना। तो ये हमारे सेमेस्टर एग्जाम टाइप नहीं है कि भाई जो जो टॉपिक टीचर पढ़ाएगा उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे पूरा मैदान खुला है, तो आप आंख बंद करके कोई भी सिलेबस हो, इलेक्ट्रिकल का कोई भी एग्जाम हो, वहां पे जाओगे आंख बंद करके, आपको यही सारी चीजों के ऊपर आपका पूरा ग्रिप रहना चाहिए, वो सारे के सारे जगह से आ सकते क्वेश्चन। लाइकवाइज आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल बोलने से लोगों को लगता है बेसिक में क्या होगा, ओम्स लॉ है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का जितना हमने किया है अभी तक, बहुत सारा चीज किया है ना, कि अभी ग्राफ भी दे सकता है आपको, एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रह सकते हैं, वेरी बेसिक, कि भाई आपका ये लीनियर सर्किट है, नॉन लीनियर है, क्या है, यूनिलैटरल है, बाइलैटरल है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, या फिर कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, रेजिस्टेंस के ऊपर न्यूमेरिकल हो सकता है, या फिर आपका क्या कहते हैं इसको, टाइम कांस्टेंट के ऊपर हो सकता है। तो इस टाइप का सवाल आएगा। अभी आप नहीं कह सकते हो कि इसने सिलेबस पे ये वाला टॉपिक तो मेंशन नहीं किया, तो द मोमेंट वहां पे लिख दिया बेसिक इलेक्ट्रिकल, सारा चीज पूछ गया। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल का मशीन से जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो चाहिए ही चाहिए, आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो, एनालॉग बोलो, आपका डिजिटल बोलो, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एरिया इलेक्ट्रिकल को चाहिए। सर बोलो। हेलो। बोलो सुनो। सर मेरा चिकन बॉक्स हुआ था, तो 1 वीक के लिए क्लास नहीं कर पाया। अच्छा, अभी कैसा है? सर अभी तो ठीक हुआ है, थोड़ा थोड़ा है अभी, मतलब ठीक हुआ है। सर वो वीडियो आपने जो डाला है ना, वो सब देखने से हो जाएगा ना सर? देखो ना, कोई दिक्कत आता है तो बात करो, ठीक है। मतलब सर क्लास अटेंड नहीं किया था ना, तो पता नहीं थे ना, तो क्या क्या क्लास किया है? नहीं, वो तो लेक्चर वाइज अपना बैच पे जाओगे तो लेक्चर वाइज वो सारे लेक्चर सबको मिल जाएंगे, है ना। सर वो अगर अप टू डेट है तो वो सभी देख लूंगा। वीडियोस देखो, सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। वीडियोस देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, चलो शुरू करते हैं धीरे धीरे। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। एजुकेशन और पढ़ाई ऐसा चीज है कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर में पढ़ रहे हो तो फायदा नहीं मिलने वाला है, आपका दिमाग हैंग रहेगा। अगर आप एकदम ढीला दे रहे हो तब भी आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ऐसा एक सब्जेक्ट है कि इसको थोड़ा प्रेशर दो, थोड़ा रिलैक्सेशन दो, दिमाग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा, वो चीजों को ब्रेक करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप एक बार एक चीज पढ़ोगे और वो सारी चीजें आप समझ जाओगे और सीख जाओगे और आप एक बार प्रैक्टिस किए और हो जाएगा। मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर ऐसा अगर आईक्यू लेवल है आपका कि आपने इलेक्ट्रिकल का चीजें एक बार पढ़ा और आपको पूरा समझ में आ गया है, तो आप डेफिनेटली मतलब 110% श्योर है कि आप यहाँ पे बैठ के ये वाला कोचिंग नहीं करोगे। आप अभी मतलब कहीं पे साइंटिस्ट लेवल पे काम कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल का पूरा जितना सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा एक एक चैप्टर को। किताब को खोल के, किताब का अगर लाइन बाय लाइन देखो, हम लोग, मैं तो लॉन्ग टाइम इसलिए लिया ताकि मैं डिटेल्स में बहुत सारा चीजें कवर कर सकूं, बट स्टिल देयर विल बी मेनी टॉपिक्स जिसके डिटेल्स में नहीं जा सकते, क्योंकि 4 साल का कोर्स आपको कराना है 6 महीने, है ना। और इन जनरल जो कोचिंग होता है हम लोग को एग्जैक्टली ऐसा पकड़ना होता है कि आपको ऑलरेडी पता है ये वाला चीज, हम उसके ऊपर ले आते हैं। बट जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसा सोच के पढ़ाता हूँ कि जो बंदा है उसको कुछ नहीं आता, जीरो, सिर्फ नाम जानता है, तो बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ। अब बात है कि आप जब पढ़ते हो, आपको मैंने एक फॉर्मूला दे दिया कुछ और आपको समझा भी दिया, अगर आप फिर उसी टॉपिक का, जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक का, अगर आप नॉर्मल जो आपका बुक है जो कॉलेज में पढ़े थे या फिर कोई एक अच्छा बुक है, उसका अगर थ्योरी पढ़ते भी हो ना,
ऐसे ही फिर पढ़ते हो कि क्या जो हमने क्लास किया, उसके बाद आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो, देखो उसमें से भी एडिशनल पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आपको फिर क्लियर होंगे। तो इस तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है। और एक चैप्टर को जब मैं बता रहा हूँ ना, एक बार करके देखना है, एक एक चैप्टर को, कोई भी एक चैप्टर पढ़ लो, मशीन्स का पढ़ लो, कोई भी एक चैप्टर को आप शुरू से लेके आखिर तक 3 बार पढ़ो, 3 टाइम्स। पहली बार एक बार पढ़ा, पढ़ते टाइम सोच के समझ के पढ़ा कि अच्छा ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, समझ गए, उसको फिजिकली ऐसा हो रहा होगा, कुछ एक आइडिया अभी जनरेट हो गया। एंड देन सेकंड टाइम जब पढ़ोगे तो देखोगे और थोड़ा क्लियर हुआ। थर्ड टाइम पढ़ोगे तो अच्छा आप समझ में आ रहा है चीजें क्या कह रहे हैं, ये वाला चीज क्यों बोला यहाँ पर। किताब में हर एक चीज लिखा तो है, लेकिन जो भी कोई भी किताब लिखता है तो हर एक चीज भाषा में सिर्फ लिखित रूप में उसको एक्सप्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो रेफरेंसेस पुराने अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो तब जाके उसका लैंग्वेज हमको समझ में आता है। और ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है और अभी भी होता है कि हम कुछ समझ के बैठते हैं और कुछ टाइप से पढ़ते हैं, एंड देन फिर से एक बार पढ़े तो देखे अरे इसमें तो एक नया रंग निकल के आ रहा है, इसमें तो एक नया रंग निकल के आ रहा है ना। चलो कहाँ से पकड़े आज। थोड़ा सा मशीन्स का जाए ये लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को हमने पावर प्लांट का ये दिया था, बेसिक पावर प्लांट का एक आइडिया दिया था पहले, पावर जनरेशन का हुआ था क्या? नहीं सर, पावर नहीं हुआ था। नहीं हुआ ना, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का साइड से आज थोड़ा एक आइडिया लगेगा, थोड़ा चेंज होगा तो अच्छा लगेगा। सर ये एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स है ना सर, सर उसका सम्स नहीं हो रहा है सर, मतलब जैसे मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, वो सब आप कराओगे ना सर? हाँ डेफिनेटली, वो तो एक जुलाई का जो बैच है उनके लिए तो एक बार हुआ है, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा क्योंकि तो मैं सितंबर बैच में। हाँ तो इसको तो पकड़ेंगे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं आज, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं आया सर। नहीं दिख रहा है। अभी ठीक है? हाँ आया। ओके। इंट्रोडक्शन टू थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। सो पावर प्लांट क्या होता है बताओ, व्हाट इज अ पावर प्लांट? तो पावर प्लांट में जनरेट होता है, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना। हाँ। ओके, सो जो पावर प्लांट होता है, इट इज बेसिकली एन इंडस्ट्री जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लार्ज क्वांटिटी में हम लोग जनरेट करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पावर प्लांट क्या क्या है बता सकता है कोई? किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? सपोज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या है? व्हाट इज एक्सपोर्ट? सबस्टेशन नहीं, एक्सपोर्ट यहाँ से दूसरे जगह पे लेना। तो हम जो पावर जनरेट करेंगे वो पावर हम कहाँ पे बेच रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर जनरेटिंग स्टेशन है तो कंज्यूमर कौन है, उसके ऊपर, उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं पावर प्लांट को 2 टाइप। एक होता है सीपीपी कैप्टिव पावर प्लांट, दूसरा होता है आईपीपी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, ठीक है। कैप्टिव मतलब इसे कहते हैं कैप्टिव। कैप्टिव पावर प्लांट वो सारे पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं अपने ही मशीनरीज को चलाने के लिए। अपना ही कोई एक प्लांट है, पकड़ लो आपका एक सीमेंट इंडस्ट्री है या फिर आपका एक स्टील प्लांट है ना। तो स्टील प्लांट को चलाने के लिए या फिर सीमेंट प्लांट को चलाने के लिए जो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आपने एक जनरेटिंग स्टेशन लगाया। उस पर्टिकुलर स्टेशन को क्या कहेंगे? कैप्टिव पावर प्लांट। और इंडिपेंडेंट पावर प्लांट क्या है?
उसको मतलब नहीं है कि कहाँ पे यूज हो रहा है। इंडिपेंडेंट पावर प्लांट वो पावर जनरेट करेगा और कहाँ पे फेच कर देगा, ग्रिड में देगा, है ना। सो जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर में जितने सारे जनरेटर, जैसे आपका AEGCL हो गया, असम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, है ना, तो ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो पावर प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं वो क्या होता है, कैप्टिव पावर प्लांट्स होता है। या फिर आप अगर एक लेते हैं BCPL, BCPL में जाओगे तो वहां पे 60 मेगावाट का एक पावर प्लांट है, उनका खुद का पावर प्लांट है। तो ये क्या है, दिस इज ए कैप्टिव पावर प्लांट, जिसको हम लोग यूटिलिटी भी बोलते हैं, यूटिलिटी, ठीक है। कैप्टिव पावर प्लांट को क्या बोल सकते हो, यूटिलिटी, कि अपने लिए ही जनरेट कर रहे हैं। समझ में आया डिफरेंस? बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट दो टाइप के पावर प्लांट हो गए। और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी इनपुट। हाँ बोलो सर। ये CPP का अगर एक मतलब जरूरत से ज्यादा अगर प्रोड्यूस कर दिया तो वो पब्लिक सेक्टर को दे सकता है कि नहीं? हाँ दे सकता है, कि पकड़ सर, लो वो पकड़ लो क्या बोलेगा तब? पकड़ लो आपके पास आपका जो इंडस्ट्री है वहां पे आपको चाहिए, पकड़ लो 15 मेगावाट, ठीक है, आपका कंजम्पशन है ये 15 मेगावाट का कंजम्पशन है। और आपने जो जनरेटिंग स्टेशन बिठाया है, आपने एक जनरेटर लगाया, आपने पावर जनरेट किया, तो आपने 20 मेगावाट किया, ठीक है। तो 20 मेगावाट का पावर प्लांट है, आप 15 मेगावाट क्या कर रहे हो, खुद खा जा रहे हो, तो आपके पास सरप्लस 5 मेगावाट बच जाता है ना, 5 मेगावाट पावर बचता है। ये 5 मेगावाट क्या करोगे, तो ये 5 मेगावाट आप क्या करो, ग्रिड में दे सकते हो। तो इसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, पैरेलल मोड पे चलना। कि जो कैप्टिव पावर प्लांट होगा वो आइसो मोड पे भी चल सकता है या फिर पैरेलल मोड पे भी चल सकता है। पैरेलल का मतलब क्या है कि आप ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज्ड सिंक स्टेट पे चल रहे हो। तो पकड़ लो ये मेरा ग्रिड है और ये आपका प्लांट है जो कंज्यूम कर रहा है, तो इसका लाइन है, ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है। तो जनरेटिंग स्टेशन का जो पावर आएगा, ये पावर आपका एक तो आपके प्लांट पे भी जाएगा, दूसरा आपका ग्रिड पे भी जाएगा। अभी आप ग्रिड के साथ बातचीत करके डॉक्यूमेंटेशन करके रख सकते हो कि भाई मैं 5 मेगावाट आपको बेचूंगा, ठीक है, तो उस हिसाब से आप पैरेलल मोड पे चला सकते हो। दूसरा ये हो सकता है कि पकड़ लो आपका जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन आपका 15 मेगावाट है और आपका जो जनरेटिंग स्टेशन है वो वहां पे आपका 14 मेगावाट जनरेट होगा। तो 1 मेगावाट पावर आपको चाहिए, तो ये ग्रिड से आप 1 मेगावाट ले सकते हो, ठीक है। 14 मेगावाट आपका चल रहा है, साथ में 1 मेगावाट आप ग्रिड से ले रहे हो, तो इंपोर्ट 1 मेगावाट हो गया और आपका 14 मेगावाट एक्सपोर्ट हुआ सीपीपी से, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जय सूर्य। आया समझ। आगे और भी समझेंगे। तो बस इतना यहाँ पे इतना है कि भाई दो टाइप के पावर प्लांट्स हो सकते हैं, एक को बोलेंगे कैप्टिव, एक को बोलेंगे इंडिपेंडेंट। कैप्टिव किसको बोल रहे हैं, जो वो पावर प्लांट जो खुद पावर जनरेट करता है वो खुद ही खा जाता है। इंडिपेंडेंट कौन है, जितने बड़े बड़े पावर प्लांट्स है जो प्रोड्यूस करता है और वो ग्रिड में सप्लाई करता है, ठीक है। तो ग्रिड क्या है, पावर प्लांट्स क्या है, वो सारी चीजें हम समझेंगे धीरे धीरे। अभी देखो बेस्ड ऑन एनर्जी इनपुट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो तो हम बना नहीं सकते, हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहाँ से, कोई एक दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी से, है ना। सो बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी इनपुट, कि कौन से एनर्जी से आप बना रहे हो, तो आप बोलोगे इसको या तो हाइड्रो या हाइडल बोलोगे, थर्मल पावर प्लांट बोलोगे, विंड पावर प्लांट बोलोगे, सोलर पावर प्लांट बोलोगे, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलोगे। इस टाइप से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी इनपुट, है ना। सो हाइड्रो और हाइडल में आप कहाँ से क्या चीज यूज कर रहे हो, वाटर,
थर्मल में आप क्या चाहिए, थर्मल कौन सा बोलो तो, थर्मल पावर प्लांट किसको बोलते हैं? कौन से बना? सर हीट से सो थर्मल मतलब, थर्म मतलब क्या है? थर्म मतलब हीट, टेम्परेचर, हीट। सो अगर आपके प्रोसेस में हीट इन्वॉल्व है तो वो हो जाएगा थर्मल। अभी थर्मल के लिए क्या चाहिए भाई? थर्मल हो सकता है आप बॉयलर, गैस बेस्ड हो सकता है, कोल बेस्ड हो सकता है, लिक्विड फ्यूल, ऑयल बेस्ड हो सकता है ना? तो ये अलग अलग टाइप के पावर प्लांट्स हो सकते हैं थर्मल के अंडर में। हो सकता है आप बायोमास यूज कर रहे हो, बायोमास यूज कर रहे हो। बायोमास समझते हो? बायोमास क्या है? सर वो वेस्ट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो बायोमास मतलब पकड़ लो आपका राइस हस्क है, ठीक है, धान से क्या किया, धान तो निकल गए, चावल निकाल लिए, फिर जो हस्क बच गया उससे आप पावर जनरेट करो। शुगर केन है, शुगर केन का रस निकालने के बाद जो बैगेज रह जाता है उससे आप जनरेट करो। आप कोई भी जो आपका क्या कहते हैं क्रॉप्स है उसका, या फिर आपका जीएमसी वेस्ट है ना, म्यूनिसिपल वेस्ट है, उससे आप पावर जनरेट कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका बायोमास, है ना। और इसी के साथ और क्या कर सकते हैं, और किस टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल पावर प्लांट बोल सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल पावर प्लांट क्या है और नॉन रिन्यूएबल क्या है, बताओ। सर रिन्यूएबल वो होता है जिससे और प्रोड्यूस कर सकते हैं आफ्टर एक बार प्रोड्यूस होने के बाद भी, और नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो सिर्फ वन टाइम यूज होता है। रिन्यूएबल मतलब जो घूम के फिर से आपको मिल जाएगा, जो नेचुरल है ना, जो नेचर में सीजनली आता रहेगा या फिर आता ही रहता है, इस टाइप का कोई भी चीज है जो खत्म नहीं होगा तो उसको हम रिन्यूएबल बोल रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो खत्म हो जाएगा। लाइकवाइज कोल पावर प्लांट इज ए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पावर? नॉन रिन्यूएबल। नॉन ओके। बायोमास पावर प्लांट इज ए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? रिन्यूएबल। न्यूक्लियर पावर प्लांट? नॉन रिन्यूएबल। सो जो हर वो चीज जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल समझते हो? जैसे कोल, फॉसिल फ्यूल, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है ना। यस। तो फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हो तो वो नॉन रिन्यूएबल है। और नेचुरल चीजें बायोमास वगैरह है, सोलर है, विंड है, हाइड्रो है, सो दीज आर आवर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आज के डेट पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं? हम बहुत ज्यादा फोकस्ड है रिन्यूएबल पावर में, है ना, कि सोलर पावर यूज कर रहे हैं। बिकॉज the non-renewable source of energy is like your coal or your petroleum, these natural fuels are going to be extinct, खत्म होने वाले हैं, है ना। तो ये अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर हम कैसे पावर जनरेट करेंगे? और सोच सकते हो आज के दिन में अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि आपके पास फ्यूल नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो लाइफ क्या होगा? कैन यू एवर इमेजिन द लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? हर एक चीज में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, मोबाइल से लेके कंप्यूटर से लेके हर एक चीज। सो भाई जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करेंगे? डिवाइस यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, क्या होगा? जनरेटर होता है। तो बीट योर हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, योर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जनरेटर बोलते हैं, है ना। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है जनरेटर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चाइनीज लॉ क्या था? मैकेनिकल इनपुट। जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको तो मैं डेफिनेशन बोल सकता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन जनरेट कैसे करोगे? सर टरबाइन घुमाना होगा। सर वो फील प्रोड्यूस होता है। हाँ,
मैग्नेटिक फील्ड, हाँ इसलिए थोड़ा क्लियरली बोलो। That whenever flux linked with a coil changes, an EMF is induced in the coil, and if the circuit is closed, then a current starts flowing within that circuit, है ना। तो कोई भी कोयल में एक कोयल है और उस कोयल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स है और फ्लक्स चेंज होता है, तो क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड होता है। किसका लॉ था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे जैसे आपका फ्लक्स चेंज होता रहेगा, आपके कोयल में वोल्टेज पैदा होगा, ईएमएफ पैदा होगा। नाउ ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे, कि फ्लक्स कितना स्पीड में चेंज हो रहा है। हमको पता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, है ना। ये फ्लक्स कितना स्पीड में घूमेगा, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। अगर चेंज नहीं है, फ्लक्स स्टेडी है, तो कोई करंट या कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, है ना। और ये यहाँ पे माइनस साइन क्यों देते हैं, माइनस साइन डिफेक्टिव Lenz's law। लेंस लो की वजह से। हाँ, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, है कि नहीं। चलो ठीक है, उतना समझ गए। नाउ व्हाट डू वी नीड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, हमको क्या चाहिए फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एक जनरेटर चाहिए। तो जनरेटर पकड़ लो, हम उस जो जमाने पे जब हमारे पास जनरेटर बना नहीं, हम पहले आदमी है जो सोच रहे हैं कि भाई हम पावर को जनरेट करेंगे, तो हमारे पास वो फॉर्मूला आ गया है कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करें तो करंट जनरेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से अगर सोचोगे तो आपको क्या चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए आपको जनरेट करने के लिए, पावर जनरेटर को बनाने के लिए आपको चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड एंड एक कॉइल। ये दो चीजों से हम बना सकते हैं ना। सो एक मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हम इस कॉइल को रखेंगे और फिर उस कॉइल से हम इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं अगर फ्लक्स चेंज होता है तो। एम आई राइट और रॉन्ग, दो ही चीज चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगा कहां से, वेयर टू फाइंड द मैग्नेट, मैग्नेट कहां से मिलेगा, कौन सा मैग्नेट यूज करोगे, क्या यूज करोगे, कैसे बनाओगे मैग्नेट। आपको दो जगह से मिल सकता है, ढूंढने निकले तो देखा कि भाई नेचर में मैग्नेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नेचुरल मैग्नेट मिलेगा ना। नेचुरल मैग्नेट को क्या कहते हैं बताओ, नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या है, नेचुरल मैग्नेट को कहते हैं मैग्नेटाइट और लोडस्टोन, ठीक है। तो मैग्नेटाइट और लोडस्टोन क्या है, ये आयरन ओर है, Fe3O4 आयरन ओर है जिसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं। और क्या हम इससे हमारा पर्पस सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इट इज कॉस्टली, बल्की एंड इसका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो इससे हम जनरेटर नहीं बना पाएंगे। फिर हम क्या करें, ये तो निकालना, ओर को निकालना, इसको रिफाइन करना, फिर ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा। चलो ठीक है, हम और दूसरा क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, है कि नहीं। अब आर्टिफिशियल अगर मैग्नेट आप बनाना चाहते हो तो आपके हाथ में क्या क्या ऑप्शन है। अब दो चीज बना सकते हो, एक तो हो जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होगा टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट किस टाइप के मटेरियल से बनता है, परमानेंट मैग्नेट के लिए किस टाइप का मटेरियल आप यूज करोगे, फेरोमैग्नेटिक, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, इसको बोलेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और टेम्पररी मैग्नेट के लिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे।
ये दोनों जो चीजें हैं ये तो परमानेंट मैग्नेट टाइप ही बन रहा है। हार्ड मैग्नेटिक बोलो, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या है कि मैग्नेट इंड्यूस्ड होगा, फिर आप जब फील्ड को हटा दोगे या इलेक्ट्रिसिटी हटा दोगे तो उसका फील्ड फिर से जीरो हो जाता है, तो ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तीसरा टाइप क्या कर सकते हैं, इससे भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, परमानेंट से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी क्या होगा, आपका बहुत हेवी हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ कम होता रहेगा डे बाय डे। तो जब हम जनरेटर बनाएंगे बड़ा सा, उसमें इतना हेवी मैग्नेट कैसे लगाए, तो पीएमएमसी डिवाइस में लगा सकते हो आप। परमानेंट पीएमएमसी डिवाइस में क्या है कि छोटा मशीन है, छोटा सा मैग्नेट चाहिए, वहां पे आप परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हो। बट जब बड़े चीजें बनाएंगे, बड़ा मशीन बनाएंगे, वहां पे परमानेंट मैग्नेट का कोई जगह नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट सबको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? जब कभी भी आप किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते हो तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होता है, उसके चारों तरफ क्रिएट होता है एक मैग्नेटिक फील्ड। किसका एक्सपेरिमेंट था, ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, है ना। तो ओर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके हमको दिखाया कि भाई अगर आप एक कंडक्टर रखते हो और उसमें से अगर आप करंट पास करते हो तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उसने आयरन पार्टिकल्स को छिड़क दिया और फिर देखा कि ये जो पार्टिकल्स है वो अपना एक एक लाइन पे जाके सेट हो जा रहा है, इसका मतलब चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, है कि नहीं। और इस फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं कि अगर हम थंब की करंट की डायरेक्शन की तरफ अपना थंब रख दे तो जो कर्ल होगा फिंगर्स के, वो फिंगर्स के कर्ल क्या शो करेंगे, आपके फ्लक्स का डायरेक्शन शो करेंगे। ये चीज हमको पता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना सकते हो, हाँ सर बना सकते हैं। कैसे बनाओगे कि कॉइल को लेंगे और उसमें से करंट पास कर देंगे, बस बन जाएगा मेरा मैग्नेट। बनेगा कि नहीं बनेगा, अभी बन जाएगा। तो हमने देखा पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व, पहला काम हमने कर दिया। हमको चाहिए था मैग्नेट, तो हमने मैग्नेट का सॉल्यूशन निकाल दिया कि हम परमानेंट मैग्नेट यूज करने नहीं जा रहे, हम नेचुरल मैग्नेट यूज करने नहीं जा रहे। नेचुरल मैग्नेट क्या है, मैग्नेटाइट है। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट क्या है, मैग्नेटाइट है, या फिर इसको लोडस्टोन कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। होता क्या है Fe3O4, और ये क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका फील्ड स्ट्रेंथ कम होता है, कॉस्टली होता है, बल्कि होता है, तो इसको छोड़ दो। और क्या टाइप से मिलेगा यार, परमानेंट मैग्नेट मिलेगा। ये किस चीज से मिलेगा, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से हम बना सकते हैं कि कोई भी एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल ले लो, आयरन पीस ले लो और उसको मैग्नेटिक फील्ड पे रख दो। तो अगर ये आयरन का टुकड़ा अगर आप बहुत देर तक मैग्नेट से चिपका के रखोगे, थोड़ा देर बाद ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा खुद। तो अगर मैग्नेट बनता है तो ये परमानेंट मैग्नेट बन सकता है अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है। और ये किस चीज पे बेस करके मैं बोल रहा हूँ कि ये हार्ड है सॉफ्ट है, ये बेस करके बोल रहा हूँ कि इसका हिस्टैरिसीस कार्ब के ऊपर, कि अगर पकड़ लो, इसको थोड़ा सा बोल देते हैं तो और अच्छा लगेगा सुनने में, कि पकड़ लो आपका जो करंट है और इस तरफ पकड़ लो आपने एच ले लिया, फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा फील्ड तो अभी पढ़ाया नहीं है, फिर समझ में नहीं आएगा, छोटे बाद में होता है, कंफ्यूज नहीं करेगा। तो किसी भी तरीके से हमने बना लिया मैग्नेट, तो हमने देखा कि परमानेंट सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल काम नहीं चलने वाला है, हम कॉइल लगाते हैं और कॉइल में करंट पास करेंगे तो फील्ड बनेगा, फील्ड बनेगा, उसी फील्ड से हम काम कर सकते हैं। ये किसके एक्सपीरियंस से मिल गया, ओर्स्टेड के एक्सपीरियंस से हमको मिल गया। अभी क्या चाहिए, फिर हमको दो कॉइल चाहिए, है ना। दो कॉइल क्यों चाहिए, एक कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, दूसरा कॉइल जो आर्मेचर में चाहिए। Am I right or wrong? एक कॉइल कहाँ चाहिए, फील्ड पे चाहिए, और एक कॉइल कहाँ चाहिए, आर्मेचर पे चाहिए, जिससे करंट हम निकालेंगे, करंट जहां पे पैदा होगा। अब सवाल यहाँ पे आता है कि भाई हम तो ये डिजाइन कर लिए कि एक रोटर बनेगा, एक स्टेटर बनेगा और हम फील्ड लगा के घुमाएंगे, हो जाएगा, लेकिन लगाए कौन सा, किसमें, फील्ड कॉइल को कहां पे लगाए और आर्मेचर कॉइल को कहां पे लगाए, बताओ। स्टेटर पे फील्ड कॉइल लगाए कि रोटर पे फील्ड कॉइल लगाए,
स्टेटर फील्ड कॉइल और स्टेटर आर्मेचर स्टेटर रोटर आर्मेचर स्टेटर रोटर आर्मेचर रोटर आर्मेचर या स्टेटर फील्ड आर्मेचर रोटर फील्ड, क्या फंडा क्या है? कोई रूल है क्या यहाँ पे? कैसे पता करें? हाँ দুটাই হ'ব পাৰে দুটাতে হ'ব দুটাই हो पारे হয় नहीं, तो इस चीज को निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे, इसका क्या फंडा हो सकता है, क्या रूल हो सकता है। तो इसको जानने के लिए आप लोग बताओ मेरे को, करंट कितने टाइप का होता है? आपका जनरेटर जो बनेगा कितने टाइप का जनरेटर बन सकता है? या तो वो डीसी करंट जनरेटर होगा या फिर एसी करंट होगा, है ना? Yes. दो ही टाइप इनिशियली हम दो टाइप के करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो एसी करंट बनाएंगे या फिर डीसी करंट बनाएंगे। तो अगर फंडा दोनों का सेम है तो फॉर ऑल्टरनेटर, एसी जनरेटर को क्या बोलते हो? ऑल्टरनेटर, है ना? तो फॉर ऑल्टरनेटर टेल मी द करंट प्रोड्यूसेस इन द कॉइल ऑफ द आर्मेचर इज ऑफ व्हिच टाइप, डीसी की एसी? ऑल्टरनेटर में जो करंट प्रोड्यूस होता है इसके एसी आर्मेचर में, वो एसी होगा कि डीसी होगा? एसी एसी होगा, चलो ठीक। और जो डीसी जनरेटर है उसके कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन से टाइप का होगा? एसी ये भी एसी टाइप ही होगा। तो मतलब कॉइल में जब कभी भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है ये एसी टाइप ही है ना? तो डीसी कैसे बन रहा है? कम्यूटेटर कम्यूटेटर। इसका मतलब डीसी जनरेटर जो है वो एक एसी जनरेटर ही है, प्लस हम उसमें कम्यूटेटर लगा रहे हैं, एक रेक्टिफायर लगा दे रहे हैं। लगा के हम एसी से क्या कर रहे हैं, इसको डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। Am I right or wrong? जब आप कम्यूटेशन करना चाहते हो, कम्यूटेटर जानते हो, कम्यूटेशन जानते हो ना? अगर कम्यूटेशन जानते हो तो अगर आपको कम्यूटेशन करना है यहाँ पे तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पे कम्यूटेटर जो लगाओगे तो आपका आर्मेचर क्या होना पड़ेगा? रोटेटिंग होना पड़ेगा। अगर आर्मेचर रोटेटिंग नहीं है तो कम्यूटेशन कैसे करोगे? अगर आर्मेचर फिक्स्ड है, इफ योर आर्मेचर इज फिक्स्ड, आप कम्यूटेशन कर सकते हो इसको? नहीं होगा। समझ में आया बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो कम्यूटेशन के लिए हमको डीसी जनरेटर में क्या चाहिए? हमको चाहिए डीसी जनरेटर में क्या चाहिए? फिर रोटेटिंग आर्मेचर चाहिए, रोटेटिंग आर्मेचर चाहिए। ये मैंडेटरी हो गया कि अगर आपको डीसी बनाना है, कम्यूटेशन करना है, कम्यूटेटर लगाना है तो इसको घुमाना पड़ेगा, घूमेगा और फिर यहाँ पे आप ब्रश लगाओगे, कार्बन ब्रश, और फिर आप यहाँ पे लोड लगा दोगे, तब जाके क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल करंट इससे फ्लो करेगा एक ही डायरेक्शन में। अगर कम्यूटेशन नहीं करते हो तो क्या होगा? ये फिर साइनोसॉइडल ही मिलेगा आपको। इसका मतलब डीसी जनरेटर में मुझको रोटेटिंग आर्मेचर चाहिए और स्टैटिक फील्ड चाहिए। क्लियर? एकदम फंडा क्लियर है कि डीसी जनरेटर में रोटेटिंग आर्मेचर चाहिए और फील्ड जो है वो स्टैटिक चाहिए। क्यों? ड्यू टू कम्यूटेशन, नहीं तो कम्यूटेशन नहीं होगा। दूसरा है एसी के टाइम पे क्या होगा? फिर ऑल्टरनेटर के केस पे, ऑल्टरनेटर के केस पे ऐसा कोई मैंडेटरी फंडा नहीं है कि आपको रोटेटिंग फील्ड रखना चाहिए कि स्टैटिक फील्ड रखना चाहिए, बट वी प्रेफर रोटेटिंग फील्ड, वी प्रेफर रोटेटिंग फील्ड। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो, अगर आप रोटेटिंग फील्ड रखते हो मतलब आप आर्मेचर जो है उसको स्टैटिक रखोगे, है ना? अभी आर्मेचर में जो करंट प्रोड्यूस होगा कितना वोल्टेज पे होगा? पावर प्लांट में जो करंट प्रोड्यूस होता है जनरेटर पे कितना वोल्टेज पे होता है? 11 kV 11 केवी पे होगा। 11 केवी पे अगर आप जनरेट कर रहे हो और इतना मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट का पावर जनरेट कर रहे हो तो सोचो कि करंट कितना होगा? 700, 800,
1000 एम्पियर का करंट होगा। इतना करंट अगर प्रोड्यूस होगा तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा, हमने देखा था पहले I²R लॉस होता है। तो इतना करंट हीट प्रोड्यूस होगा, तो जितना करंट ज्यादा होगा उतना हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसका कूलिंग करने के लिए अगर ये रोटेटिंग है तो इसका कूलिंग जैकेट जो बनाएंगे उसमें प्रॉब्लम आएगा मेरे को, इसके साथ तो लगा नहीं सकते। बट अगर स्टैटिक है तो इसमें कूलिंग जैकेट लगा सकते हैं, वो एयर कूल कर सकते हैं, बढ़िया से कूलिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज, अगर मेरा आर्मेचर रोटेटिंग है, आर्मेचर अगर रोटेटिंग है जहाँ पे 11 kV और इतना हाई करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे करंट को एक्स्ट्रा कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो घूम रहा है। और इससे करंट निकाल के लगाएंगे किस पे, ट्रांसफार्मर के साथ। ट्रांसफार्मर तो होगा स्टैटिक डिवाइस। अब ये स्टैटिक के साथ अगर मैं इस रोटेटिंग का कनेक्शन कर रहा हूँ तो मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे स्लिप रिंग चाहिए या फिर ब्रश चाहिए, कार्बन ब्रश चाहिए, है ना, तब जाके आएगा करंट। नहीं तो पूरा सिस्टम घुमाएंगे क्या, पूरा दुनिया ही घूम जाएगा। तो अगर यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा के इतना हाई करंट को हाई वोल्टेज पे निकालना है, तो आप एक बार इमेजिन करो वो कार्बन ब्रश का साइज कितना बड़ा होना पड़ेगा, है कि नहीं। Thus, it is better कि रोटेटिंग फील्ड हो और स्टैटिक आर्मेचर बने तो मेरा करंट निकल जाएगा। क्लियर हो गया फंडा अभी? सर वाइंडिंग्स एक था ना, लैप वाइंडिंग, वो आएंगे वो तो अभी क्या कर रहे हैं, देखो हम जनरेशन करना चाहते हैं, करंट बनाना चाहते हैं, तो हमने एक जनरेटर का सोचा है कि करंट कैसे बन सकता है। एक लाइन से सोचते जाओ, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दिमाग में क्या आया कि भाई मैं करंट बनाना चाहता हूँ, करंट बनाएंगे कैसे। तो करंट बनाने के लिए मेरे को फंडा पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कोयल को रखो और अगर फ्लक्स इसमें चेंज होगा तो करंट बन जाएगा। अगर यही फंडा है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगा मेरे को, पहले वो ढूंढो। तो हमने देखा कि एक काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनेगा, कोई भी एक कॉइल में अगर करंट पास कर दो तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। अच्छा जी, तो फील्ड तो बना लिए। अब दिमाग में आया कि मेरे पास दो कॉइल हो गए, एक जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, दूसरा कॉइल जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर दो कॉइल है तो मैं लगाऊं कहाँ पे, रोटर में लगाऊं कि स्टेटर पे लगाऊं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे डीसी अगर करंट बनाना है तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है कि हमको कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा, इसलिए आर्मेचर जो होगा वो रोटेटिंग होना पड़ेगा, फील्ड को स्टैटिक रखते हैं। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा बचा ऑल्टरनेटर। ऑल्टरनेटर के केस पे हमने देखा कि ऑल्टरनेटर में तो दोनों ही कर सकते हैं, तो कौन सा प्रेफर करें। तो हमने देखा कि अगर आर्मेचर को रोटेटिंग रखेंगे तो उसमें जो ब्रश लगाएंगे वो तो मोटा मोटा ब्रश लगाना पड़ेगा यार, इतना हाई करंट है। दूसरा है कि वो ब्रश जल्दी जल्दी खराब भी हो जाएगा। तो क्या करें, एक काम करो, आर्मेचर स्टैटिक रख दो। तो स्टैटिक आर्मेचर होगा, उसका जो ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन होगा वो स्टैटिक कनेक्शन होगा, रोटेटिंग कोई सवाल ही नहीं है। और जो रोटर होगा उसमें अगर फील्ड कॉइल लगाते हैं, उसमें हल्का सा डीसी करंट देना है तो वो आप एक्साइटर के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। इतना तो हो गया। अभी आप जो पूछ रहे हो कि लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग, वो हो गया कि अभी जब आप लगाओगे ये जो तार हमने ले लिया, दो कॉइल लिए हैं आर्मेचर के लिए और फील्ड के लिए, अब उसको वाइंडिंग करेंगे किस टाइप से, किस बेसिस पे लगाएंगे, समझ रहे हो। पेच जो मारोगे उसमें कैसे पेच मारोगे, उसमें आ जाएगा आपका ये जो पोल बनाएंगे, जहाँ पे फील्ड बनाएंगे तो फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसमें तो फील्ड मतलब क्या है, दो पोल रहेगा, एक नॉर्थ पोल होगा तो एक साउथ पोल होगा, है ना। तो ये जो पोल बनेगा, इसी कॉइल से ही तो पोल बनेगा जब आप पोल को वाइंड कर रहे हो। तो आप पेच जब मारोगे तो ये पोल के सब पोल बनेगा। क्या वो पोल जो बनेगा वो सेलियंट पोल होगा कि नॉन सेलियंट पोल होगा। अब सेलियंट पोल क्या है, नॉन सेलियंट पोल क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, वो सारी बातें आएंगी, है ना। तो एक साथ नहीं, एक लाइन से चलो मेरे साथ, देखो किस ढंग से एकदम पिक्चर क्लियर रहता है। शुरू से एक बार सोचो, पहला क्या करना था, करंट प्रोड्यूस करना है। करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए। जनरेटर बनाएंगे कैसे, जनरेटर बनाने के लिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि मैग्नेटिक फील्ड लो और कॉइल को रख दो, तो फील्ड अगर चेंज होगा या कॉइल घूमेगा तो मेरा ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो अभी आए कि मैग्नेट कहां से मिलेगा, हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, दो कॉइल चाहिए। एक कॉइल में फील्ड बनेगा, एक कॉइल में आर्मेचर होगा। फील्ड
को लगाए, आर्मेचर को लगाए, तो देखा कि डीसी जनरेटर होगा तो हम फील्ड क्या रखेंगे, स्टैटिक रखेंगे, क्योंकि हमको कम्यूटेशन करना है। और एसी जनरेटर होगा, अल्टरनेटर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट क्या प्रेफर्ड है, स्टैटिक आर्मेचर, क्योंकि उसमें फैसिलिटेट क्या करेगा, कूलिंग के लिए अच्छा हो जाएगा। हाई करंट जा रहा है, स्टैटिक है, स्टैटिक चीजों को कूल डाउन करना आसान होगा आपके लिए, है ना। दूसरा है कि आपको कार्बन ब्रास या स्लीपिंग जो होगा वो सब लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टैटिक आर्मेचर है तो इसको डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, तो ये फैसिलिटेट करेगा। रोटर क्या बनेगा, रोटर में हम लगा देंगे फील्ड कॉइल, ठीक है। तो अल्टरनेटर में फील्ड रहेगा रोटर पे, आर्मेचर होगा स्टेटर, बस बढ़िया जी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्लियर हो गए कि हम क्या करेंगे, रोटर पे लगाएंगे फील्ड कॉइल और स्टेटर पे लगाएंगे आर्मेचर। तो फॉर अल्टरनेटर वी कनेक्ट एक्साइटेशन वोल्टेज टू द रोटर। अभी ये जो रोटर बना दिए इसको, इसमें मैंने फील्ड कॉइल को वाइंड कर दिया। अब जब हम यहाँ पे फील्ड कॉइल वाइंड करेंगे ना, ये हम बाद में करेंगे कि ये वाइंडिंग जो करेंगे उसके ऊपर आएगा आपका ये वाइंडिंग। आप जो जिस ढंग से करते हो, जिस स्टाइल से करते हो, जो मेथोडोलॉजी लगाते हो, उसमें आएगा ये लैप वाइंडिंग होगा, वेव वाइंडिंग होगा, सेलिएंट पोल होगा, नॉन सेलिएंट पोल होगा, ये सारी बातें। ओके, अब क्या किए, एक्साइटेशन वोल्टेज दे दिया। एक्साइटेशन वोल्टेज देने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो आर्मेचर में कितना करंट आएगा, कितना वोल्टेज पे आएगा, करंट प्रोड्यूस होगा। अक्षय, अभिषेक, सर करंट प्रोड्यूस होगा सर। हमने यहाँ पे एक्साइटेशन वोल्टेज दे दिया, एक्साइटेशन वोल्टेज दिया तो इस कॉइल से क्या होगा, करंट पास होना शुरू करेगा, करंट पास होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो स्टेटर में कॉइल है, उस स्टेटर के कॉइल से इस मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन हुआ, और मेरे को यहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए था, 11 kV वोल्टेज चाहिए था। क्या प्रोड्यूस होगा, इतना नहीं होगा, क्योंकि आपने जो नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्साइटेशन वोल्टेज जो दिया है ये डीसी वोल्टेज है। सर लॉसेस आ जाएगा ना। लॉसेस की बात बाद में करेंगे, पहले बात तो है कि ये फील्ड करंट प्रोड्यूस तो होना चाहिए ना। चलो पकड़ लो 1% ही इंटरेक्ट कर रहा है, करंट तो प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज एक्साइटेशन वोल्टेज जो है वो आप डीसी वोल्टेज दे रहे हो, तो जो फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो क्या फील्ड होगा, स्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, यूनिडायरेक्शनल। एक बार प्रोड्यूस हो गया तो फील्ड वहीं पे स्टैटिक। अब आपका अगर फील्ड स्टैटिक है, फील्ड अगर स्टैटिक है और कोयल भी स्टैटिक है, कोयल तो स्टैटिक है ना स्टेटर पे, तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। फिर हमारा फंडा क्या है कि फ्लक्स लिंक टू द कोयल शुड चेंज, क्योंकि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो होगा डी फाई डी टी। जितना स्पीड में आप वेरी कराओगे फ्लक्स को, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला करंट प्रोड्यूस होगा। अच्छा जी, सर यहाँ पर फील्ड स्टैटिक है इसलिए करंट प्रोड्यूस नहीं होगा ना। हाँ, क्योंकि हमने डीसी एक्साइटेशन वोल्टेज दिया है। हाँ सर, अगर आप एसी एक्साइटेशन वोल्टेज दे देते तो हो जाता प्रोड्यूस, ठीक है, लेकिन हमने तो दिया है डीसी एक्साइटेशन। एक्साइटेशन वोल्टेज डीसी रहता है, मिनिमम वोल्टेज रहता है उसमें, ठीक है। अभी एक्साइटर के थ्रू दे रहे हैं, डीसी करंट दे रहे हैं भाई, जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसमें वो स्टैटिक फील्ड हुआ, तो फील्ड भी स्टैटिक, कॉइल भी स्टैटिक, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। इंडक्शन के लिए क्या चाहिए, रिलेटिव मोशन चाहिए, फील्ड वेरी होना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, रोटर को क्या करना पड़ेगा, रोटेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट बट नो करंट प्रोड्यूस, सो वी हैव टू रोटेट द रोटर ऑफ द अल्टरनेटर। अब बात आती है कि इतना बड़ा अल्टरनेटर का रोटर, उसको आप घुमाओगे कैसे, कौन घुमाएगा इसको, प्राइम मूवर। क्या, प्राइम मूवर, यस। तो प्राइम मूवर क्या है हमारे यहाँ, गुड। सो हम यूज कर सकते हैं टरबाइन। और कोई ऐसा एलिमेंट है प्राइम मूवर,
जिससे हम रोटर को घुमा सकते हैं टरबाइन के डीजल अलावा। इंजन, हाँ, डीजल इंजन, डीजल इंजन, सर विंड मिल, विंड मिल, तो अल्टीमेटली टरबाइन बोलो या फिर मोटर। मोटर। सो टरबाइन क्या है? टरबाइन इज द मैकेनिकल मशीन जो घुमाता है। मोटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो घुमाता है। दोनों का काम सेम। मोटर का आउटपुट भी क्या है? रोटेशनल एनर्जी। टरबाइन का आउटपुट भी क्या है? रोटेशनल एनर्जी। इन दोनों का काम है कि जो भी इसके साथ अटैच होगा ना वो उसको घुमा देगा। ये खुद से कोई काम करेगा नहीं, ये सिर्फ घुमाएगा, है ना। तो हम क्या प्रेफर करेंगे? हम टरबाइन लगाएंगे, मोटर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अगर मोटर ही लगा दोगे तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे उतना इलेक्ट्रिसिटी तो ये खा जाएगा, ऑक्सिलरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। दूसरा चीज, मोटर जल्दी जल्दी खराब होगा, कोयल जाएगा, करंट जाएगा, जल्दी खराब होगा। और हमको चाहिए मैकेनिकल एनर्जी से करंट को प्रोड्यूस करना, तो हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? हम यूज करेंगे टरबाइन। ओके, नाउ व्हाट इज टरबाइन? लगाओ एक टरबाइन। हमने एक टरबाइन को अटैच कर दिया, अब घुमाना है। नाउ द चैलेंज इज, भाई घुमाएंगे तो ठीक, कितना आरपीएम पे घुमाए भाई? ये भी तो एक सवाल हो गया ना कि ये जो टरबाइन घूमेगा, ये टरबाइन को हम तो घुमा तो देंगे लेकिन इसका आरपीएम कितना हो? या फिर ये जो रोटर है, इस रोटर का आरपीएम कितना हो? कोई हिसाब है इसका? इसका कोई हिसाब? 50 हर्ट्ज, हाँ, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज कांस्टेंट रखा है, आरपीएम सेट हो। বুঝার আইডিয়া আমরা सर फ्रीक्वेंसी टू 50 हर्ट्ज যাতে থাকে সেই হিসাবে এজ পার লোড গভর্নৰে চেঞ্জ কৰিব আরপিএম। গভর্নর আরপিএম চেঞ্জ করব না হয়? গভর্নর কি আরপিএম চেঞ্জ করব? 50 hertz frequency লাগে, it is good, it is okay, but what should be the rpm? Anybody? 120 हाँ, 120 f/p f/p। কারণ আমি জানো কি আমার ফ্রিকোয়েন্সি কি হয়? ফ্রিকোয়েন্সি ইজ p delta n by 120। তো যদি ফ্রিকোয়েন্সি p delta n by 120 হয় তাহলে ইয়াতে তো আমার স্টেটর টু তো স্ট্যাটিক আছে, তো दोनों का रिलेटिव मोशन मतलब n minus 0, so delta n will be n will be equal to your 120 f/p। ठीक है। सो যদি একটু হয়, ওই am I talking in Assamese? नो सर, सर आप हिंदी में बात कर रहे थे, अभी सिर्फ एसएमएस में बात किया। अच्छा, कहीं ना कहीं पे गड़बड़ हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है। एनीवे, तो चलो नहीं है क्या है सर यहाँ पर? हम्म, पी क्या है सर ये? आ रहा है। सो एन स्पीड जो है ये हो जाएगा 120 f/p। f क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और हमारे इंडिया के लिए फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, अमेरिका के लिए है 60 हर्ट्ज। तो 60 हर्ट्ज तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? 50 हर्ट्ज, ये तो कांस्टेंट है। सो 120 into 50 कितना हो जाएगा? 6000 अपन p। p क्या है? p is the number of poles, p is the number of poles। आप कितना पोल का ऑल्टरनेटर बनाते हो, जनरेटर जो है वो कितना पोल का बनाते हो, ठीक है। सो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका आरपीएम कितना होना चाहिए। तो ये तो मैं डीसी का दिखा रहा हूँ, आपका स्टैटिक पोल है ना, फिर रोटर घूमेगा। तो ये पकड़ लो, नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल है, तो 2 पोल हो सकता है, 4 पोल हो सकता है कि नहीं। नाउ सिमिलरली एसी के लिए भी आपका रोटेटिंग फील्ड जो होगा वो भी नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करेगा। कैसे पोल्स बनाएंगे, जो ये कॉइल को कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो सब हम डिजाइन पे देखेंगे बाद में, ठीक है। ऑल्टरनेटर अभी समझ लो। नाउ नंबर ऑफ पोल्स तो समझ गए क्या होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल कितना है उस फील्ड में, उसके ऊपर बेस करके होगा आपका स्पीड 120 f/p। तो पोल कितना हो सकता है? 2 पोल ऑल्टरनेटर हो सकता है। 2 पोल होगा तो कितना आरपीएम? 3000 आरपीएम। 4 पोल होगा तो कितना आरपीएम? 1500 आरपीएम। 6 पोल होगा तो कितना आरपीएम? 1000 आरपीएम। 12 पोल होगा तो 500 आरपीएम।
होगा कि नहीं होगा? 6000 by P, नंबर ऑफ पोल्स जितना आपका बढ़ रहा है आरपीएम उतना घट रहा है, देख रहे हो? नंबर ऑफ पोल जितना बढ़ रहा है आरपीएम क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। सो अगर ऐसा है तो थर्मल पावर प्लांट में कौन सा टरबाइन यूज करते हो? थर्मल पावर प्लांट में हम यूज करते हैं स्टीम टरबाइन या फिर गैस टरबाइन, है ना? स्टीम टरबाइन और गैस टरबाइन जो होता है इसका आरपीएम रहता है बहुत ज्यादा, 8000 आरपीएम, 12000 आरपीएम, ऐसा स्पीड रहेगा, इतना हाई। तो आप जो यहाँ पे ऑल्टरनेटर यूज करोगे वो या तो 2 पोल ऑल्टरनेटर यूज करोगे या 4 पोल ऑल्टरनेटर। जितने सारे आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स है, मोस्ट ऑफ द कैप्टिव पावर प्लांट्स आप जाओ वहां पे आपको 4 पोल ऑल्टरनेटर देखते हैं। अगर बहुत बड़ा पावर प्लांट है तो वो 3000 आरपीएम वाला ऑल्टरनेटर यूज कर सकता है, डायरेक्ट कपलिंग वाला, ठीक है? सो 2 पोल होने से 3000 आरपीएम मिनिमम, अगर टरबाइन स्टीम टरबाइन का आरपीएम आएगा तो वो 3000 आरपीएम आएगा। सो 3000 आरपीएम पे आप डायरेक्ट कपलिंग कर सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे आपको 4 पोल ऑल्टरनेटर है तो यहाँ पे आपको चाहिए 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम, और 1500 आरपीएम यहाँ पे अगर आपका 8000 है, 3000 है, 8000 है, 12000 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक गियर बॉक्स। कपलिंग के लिए क्या लगाना पड़ेगा? गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा, स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग स्टैंडर्ड कि अगर आपका पोल के ऊपर डिपेंड करेगा आपका आरपीएम कितना है। तो थर्मल पावर प्लांट में आप यूज करोगे, थर्मल पावर प्लांट में आप 2 पोल या 4 पोल, मतलब नंबर ऑफ पोल्स कम हो वैसा ऑल्टरनेटर आप थर्मल में यूज करोगे। और हाइड्रो पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट, वहां पे क्या है? आपका टरबाइन बड़ा धीमे धीमे घूमता है, उसका स्पीड कम रहता है, तो वहां पे हम लार्ज नंबर ऑफ पोल्स वाला ऑल्टरनेटर यूज करेंगे। 12 पोल का यूज करो तो 500 आरपीएम में आराम से घुमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। अभी क्या है कि जब आप पूरा का पूरा पकड़ लो, आप 4 पोल ऑल्टरनेटर लिए हो और 4 पोल ऑल्टरनेटर फुल स्पीड पे घूम रहा है, उसके बाद आप क्या करो? एक्साइटेशन वोल्टेज को ऑन कर दो। जैसे ही आप एक्साइटेशन ऑन करोगे तुरंत क्या होगा? आपका यहाँ पे 11 kV जनरेट हो जाएगा, 11 kV 50 हर्ट्ज पे। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। अब ये जो टरबाइन है ना, टरबाइन हमारा 3 टाइप का बेसिक टरबाइन रहता है, स्टीम टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन, गैस टरबाइन, और एक जो टरबाइन हम यूज कर रहे हैं अभी विंड टरबाइन, विंड पावर प्लांट में। तो ये 4 टाइप के टरबाइन आपको मार्केट पे मिलेंगे अवेलेबल, और डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करेगा कि सोर्स ऑफ एनर्जी आपका क्या है। टरबाइन क्या है? टरबाइन इज नथिंग बट ए मैकेनिकल डिवाइस दैट एक्सट्रैक्ट्स energy from some flowing fluid and converts it into rotational energy। वो यूजफुल वर्क क्या है? रोटेशनल एनर्जी है टरबाइन के लिए। तो टरबाइन को बोल सकते हैं मैकेनिकल डिवाइस है जो कहीं ना कहीं से आपका एनर्जी को लेगा। वो एनर्जी जो लेगा इनपुट, वो सोर्स क्या होगा? मैकेनिकल सोर्स होगा या फिर थर्मल सोर्स होगा, और रोटेशनल एनर्जी आपको आउटपुट में मिलेगा। और इसके बेसिस पे हमने क्या क्या डिवाइड किया है? बेस्ड ऑन वर्किंग प्रिंसिपल टरबाइन होगा इंपल्स टरबाइन या फिर रिएक्शन टरबाइन, और बेस्ड ऑन वर्किंग फ्लूइड कि कौन सा फ्लूइड इसके थ्रू पास हो रहा है, वो होगा हाइड्रो टरबाइन या फिर स्टीम टरबाइन या फिर गैस टरबाइन या फ्लूइड टरबाइन। हाइड्रो टरबाइन में वाटर एक्ट्स एज द वर्किंग फ्लूइड, स्टीम टरबाइन में स्टीम वर्क्स एज द वर्किंग फ्लूइड, गैस टरबाइन में फ्लूइड नहीं होता है, फ्लू गैस होता है। यहाँ पे फ्लू गैस बोल सकते हो कि कंबशन के बाद फ्लू गैस पास करेगा, तो थर्मल एक्सपेंशन से टरबाइन घूमेगा। एंड विंड टरबाइन में विंड वेलोसिटी, हवा के दबाव से टरबाइन घूमेगा। क्या क्या समझ में आया बताओ? सर गैस টারবাইনত আপনার কি ইউজ করা হয়? গেস টারবাইনত গেছটো আমি কোনটো গেছ ইউজ কৰো? নেচাৰেল গেছ ইউজ কৰিলো স্যার। नेचुरल गैस নেচাৰেল यूज करा है गैस टरबाइन।
सो गैस टरबाइन में जो गैस यूज होता है नेचुरल गैस होता है, और नेचुरल गैस में कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा रहता है? कौन सा गैस होता है नेचुरल गैस? ये भी सवाल आता है। कौन सा गैस होता है बताओ नेचुरल गैस में? मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस होता है नेचुरल गैस। आप जो ONGC जो गैस निकालता है जो जमीन के नीचे से आ रहा है उसी को नेचुरल गैस बोलते हैं। तो गैस टरबाइन कैसे चलता है पता है? जो गैस आएगा वो गैस को कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ाया जाएगा, और कंप्रेस गैस को आप कंबशन चेंबर के अंदर डालोगे। कंबशन चेंबर में हवा आएगा, 70% एयर रहेगा, 30% फ्यूल रहेगा, वहां पे मिक्सिंग होगा, और फिर आप इग्नाइटर के मदद से वहां पे आग लगाओ तो क्या होगा? गैस जलेगा। गैस किसके अंदर जलेगा? कंबशन चेंबर के अंदर जलेगा। जब कंबशन चेंबर के अंदर जल के वो फुल एनर्जी के साथ क्या होगा? निकलेगा, तो उसी के रास्ते पे आप अपना टरबाइन रखोगे। तो वो जो फ्लू गैस निकलेगा यहाँ से जल के, वो थर्मल हीट ही है जो इस आपके गैस टरबाइन को घुमाएगा। स्टीम टरबाइन में क्या होगा? आपको स्टीम प्रोड्यूस करना है और उसी स्टीम को आप टरबाइन के ऊपर छोड़ दो, तो स्टीम का जो एंथैल्पी है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, वो एंथैल्पी के मदद से टरबाइन क्या होगा? घूमने लगेगा। हाइड्रो टरबाइन में क्या होगा? आप पानी को जमा करके रख रहे हो तो उसका हेड बना रहे हो, प्रेशर हेड, और फिर पानी को डायरेक्टली टरबाइन के ऊपर छोड़ दे रहे हो, तो पानी के प्रेशर से टरबाइन घूमने लगता है। विंड टरबाइन में क्या होगा? हवा का वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा टरबाइन आपका उतना स्पीड में घूमेगा। तो अभी हवा के दबाव से घूमे या पानी के दबाव से घूमे तो वो जो स्पीड होगा वो रिलेटिवली कम होगा। स्टीम के प्रेशर से या फिर आपके जो थर्मल हीट के फ्लू गैस जो निकल रहा है गैस टरबाइन, तो गैस टरबाइन स्टीम टरबाइन का RPM बहुत ज्यादा होता है हाइड्रो टरबाइन या फिर विंड टरबाइन, है ना। इसीलिए हमने देखा कि गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइन मतलब थर्मल पावर प्लांट में 2 पोल या 4 पोल अल्टरनेटर यूज करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट में हम 6 पोल या फिर अबव ज्यादा नंबर वाला पोल का अल्टरनेटर हम यूज करें। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो अभी एक बार समराइज करते हैं जल्दी से। क्या देखा कि हमको चाहिए था, हमको पावर प्लांट बनाना है। पावर प्लांट बनाना है मतलब क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए जनरेटर। जनरेटर जो है वो जनरेटर बनाएंगे कैसे? उसके लिए हमको 2 चीज चाहिए, एक चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा चाहिए कोयल। क्या मैग्नेटिक फील्ड में कोयल रख देने से ही करंट प्रोड्यूस होगा? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोयल को रखेंगे तो या तो आप फील्ड को चेंज करो या फिर कोयल को घुमाओ, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तब जाके करंट प्रोड्यूस होगा, है ना। d∅dt होना पड़ेगा, फील्ड चेंज होना पड़ेगा। अब फील्ड को चेंज करने का 2 उपाय, या तो आप फील्ड को घुमा दो या फिर आप कोयल को घुमा दो। तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि मैग्नेट बनाओ। मैग्नेट कैसे बनेगा? नेचर से बनेगा। नेचर में क्या है? लोडस्टोन मैग्नेटाइट ओर है जमीन के नीचे, उसको निकाल के रिफाइन करके आप मैग्नेट बनाओ। ये तो हो जाएगा एक चीज, लेकिन क्या होगा? कॉस्टली होगा, बल्कि होगा, इसका स्ट्रेंथ कम होगा। चलो ठीक है, स्ट्रेंथ कम होगा मतलब क्या है? स्ट्रेंथ डे बाय डे उसका कम होता जाएगा। चलो ठीक है, इसको छोड़ दो, तो आर्टिफिशियल बनाओ। आर्टिफिशियल में क्या करेंगे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लो, एक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। कुछ देर रखोगे तो ये खुद मैग्नेट बन जाएगा और परमानेंट बन जाएगा। क्या उसको यूज करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ये भी बहुत हेवी हो जाएगा, क्योंकि आपको तो छोटा मैग्नेट नहीं चाहिए ना, बहुत बड़ा मैग्नेट चाहिए होगा। तो यार इसको भी भूल जाओ। फिर क्या कर सकते हैं? सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से तो टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उससे तो मतलब ही नहीं बनता है। तो क्या बनेगा भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या फंडा है कि करंट अगर जाएगा तो फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ये चीज ठीक है, क्योंकि कॉइल का वेट एज कंपेयर टू योर आयरन मैग्नेटिक बार बहुत कम होगा, और करंट जब कभी भी हम देंगे, जितना इंटेंसिटी का करंट हम भेजेंगे और जितना अमाउंट का करंट भेजेंगे उतना ही इंटेंसिटी का हमको फील्ड मिलेगा। ये चीज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। तो जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाओगे आपका फील्ड स्ट्रेंथ आपके कंट्रोल में है। फील्ड स्ट्रेंथ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जब
आप 20 साल बाद भी उतना ही करंट दो तो उतना फील्ड बनेगा, तो फील्ड कांस्टेंट रह सकता है यहाँ पर, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट को प्रेफर करेंगे। अब एक सोल्यूशन निकाल लिए कि चलो मैग्नेट तो मिल गया, कोयल तो मिल ही जाएगा, अब क्या करें, 2 कोयल लेते हैं, एक को फील्ड बनाएंगे, एक को हम क्या बनाएंगे, आर्मेचर बनाएंगे। अब आया दिमाग में यार लगाने तो आए, लेकिन लगाए कहाँ पे, रोटर पे क्या लगाए, स्टेटर पे क्या लगाए, क्योंकि घुमाना है तो हमने वही रोटर और स्टेटर वाला फंडा यूज किया। तो देखा कि अगर डीसी मशीन है, अगर डीसी जनरेटर है, तो भाई मेरे को तो कम्यूटेशन चाहिए, कम्यूटेशन चाहिए तो आर्मेचर को घूमना पड़ेगा, तो फील्ड को कांस्टेंट रख देते हैं। तो डीसी मशीन में हम फील्ड को रख देंगे कांस्टेंट, मतलब स्टेटर में लगाएंगे, और आर्मेचर रोटेटिंग देंगे, आर्मेचर के साथ कम्यूटेटर लगा, बन गया डीसी मशीन। एसी मशीन में क्या है, एसी मशीन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या करें, हम रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होने से हम स्मॉल वोल्टेज थ्रू एक्साइटर फील्ड में दे सकते हैं रोटर में, और जो लार्ज वोल्टेज है, ज्यादा करंट है, वो हम स्टेटर से निकालेंगे, जो कि स्टैटिक है, स्टैटिक कनेक्शन होगा, तो बेटर है। यहाँ पे वो स्लिप रिंग, कार्बन ब्रास, ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है कि इसका कूलिंग अच्छा होगा स्टेटर में। चलो भाई ठीक है, मान लिए कि आप आर्मेचर को स्टैटिक रख दो, फील्ड को रोटेट कर दो। अब रोटेट तो कर दो, लगा दिए, बना दिए। अब बनाने के टाइम पे हमने बोला कि जब आप अब ये जो कोयल लपेटोगे, ऐसा थोड़ा ही ना है कि आपने कोयल लिया और ऐसे हाथ से लगा दिया तो बन गया आपका। ये इतना स्पीड में घूमेगा कि कोयल टूट टाट के किधर चला जाएगा, है ना। अब डिपेंड करेगा कि ये जो बनाएंगे, पोल बनाएंगे, कि नॉर्थ पोल कितना होगा, साउथ पोल कितना होगा, किस एंगल पे रहेगा, वो सारी बातें अभी आएगी कोयल को लपेटेंगे जब। तो इसी लपेटने का जो सिस्टम होगा, उसमें लैप वाइंडिंग आएगा, वेव वाइंडिंग आएगा, और सेलिएंट पोल, नॉन सेलिएंट पोल, ये सारी बातें आएंगी, हम पढ़ेंगे उसको। अब क्या है कि हमने समझ लिया कि रोटर में तो हम फील्ड कॉइल लगा रहे हैं, और स्टेटर में हम आर्मेचर कॉइल लगा रहे हैं ऑल्टरनेटर के लिए, और फील्ड में हम एक्साइटेशन वोल्टेज दे रहे हैं। तो जैसे हमने एक्साइटर ऑन करके एक्साइटेशन वोल्टेज दिया, मैग्नेटिक फील्ड तो बन गया, लेकिन करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ। कैसे होगा, क्योंकि फील्ड आपका चेंज नहीं हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों के बीच में। तो क्या होगा, हमको रोटर को घुमाना पड़ेगा। अब रोटर को हाथ से थोड़े ही ना घुमाएंगे, छोटा होता तो घुमा भी देते, इतना बड़ा रोटर है, उसके लिए हमको चाहिए प्राइम मूवर। तो हमने लगाया टरबाइन। टरबाइन कितने टाइप का होगा, या तो स्टीम टरबाइन होगा, गैस टरबाइन होगा, हाइड्रो टरबाइन होगा, या विंड टरबाइन होगा। अब बात है कि टरबाइन तो लगा दिए हैं, तो क्या किसी भी आरपीएम पे घुमाएंगे तो बनेगा करंट? डेफिनेटली नहीं। तो उसका क्या फंडा है, क्या फॉर्मूला है? हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। और स्पीड कौन सा स्पीड? स्पीड, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द फील्ड एंड द आर्मेचर, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड अगर बोल रहे हो सकता है ना कि आपका आर्मेचर भी मूविंग है, आपका फील्ड भी मूविंग है, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है उसका प्रोपोर्शनल होगा आपका फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा बात क्या है कि हमारा जो आर्मेचर है वो स्टैटिक है, तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, जो आपका फील्ड का जो स्पीड होगा वही आपका रिलेटिव स्पीड बनेगा, क्योंकि स्टेटर तो स्टैटिक है। तो हम बोल सकते हैं कि F = 120 N/P। नाउ हम यहाँ से बोल सकते हैं कि स्पीड, कितना स्पीड पे घुमाएंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज आएगा, क्योंकि हमको 50 हर्ट्ज आरपीएम पे ही 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ही हमारा एसी करंट चाहिए। ऐसा है तो हम स्पीड निकाल दिए भाई, 120 F/P हो जाएगा। 120 F/P इतना स्पीड में अगर हम घुमाएंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो 50 हर्ट्ज आएगा। 120 F मतलब 50, तो ये हो गया आपका 6000/P। अब P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। आप कितने पोल का अल्टरनेटर ले रहे हो, 2 पोल का ले रहे हो, 4 पोल का ले रहे हो, 6 पोल का ले रहे हो, 8 पोल का ले रहे हो, ऑलवेज इवन नंबर होगा। एक नॉर्थ रहेगा, एक साउथ रहेगा, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप अपना अल्टरनेटर को डिजाइन करिए। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स होगा उतना आरपीएम आपका कम होगा, उतना कम आरपीएम में घुमाने से आपका काम बन जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप पकड़ लो, ये आर्मेचर है, ये अगर स्टेटर है और कोयल लगा हुआ है,
तो आपका जितना ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स होगा उतना कम आरपीएम पे आप एक साइकिल कंप्लीट कर पा रहे हो, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पोल होने से आरपीएम कितना होता है? 2 पोल के लिए 3000 आरपीएम, 4 पोल होने से 1500 आरपीएम, 6 पोल होने से 1000 आरपीएम, 12 पोल होने से 500 आरपीएम। तो हाइड्रो टर्बाइन या विंड टर्बाइन या फिर हाइड्रो पावर प्लांट या विंड पावर प्लांट में हम जो अल्टरनेटर यूज करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पोल्स वाला अल्टरनेटर यूज कर सकते हैं। वहां पे धीरे धीरे घुमेगा टर्बाइन, धीरे धीरे अल्टरनेटर को घुमाएगा। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में हम यूज करते हैं स्टीम टर्बाइन या गैस टर्बाइन, और अगर स्टीम टर्बाइन गैस टर्बाइन यूज करते हो तो उसका आरपीएम बहुत हाई होता है। उसका कारण है कि आरपीएम को आप कम नहीं कर सकते हो। जितना आरपीएम आप कम करना चाहोगे स्टीम टर्बाइन का, उसका साइज उतना ही बड़ा होता जाएगा, नंबर ऑफ स्टेजेस आपका बढ़ जाएगा। उसके पीछे कारण है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। तो आरपीएम जो है उसको अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करो, गियर बॉक्स लगा दो। गियर बॉक्स लगा के आप स्पीड को रिड्यूस करके 1500 आरपीएम बना। समझ में आया? अभी 8000 से अगर आप 500 आरपीएम पे कन्वर्ट करोगे तो लॉस ज्यादा होगा। तो 8000 आरपीएम का अगर टर्बाइन है तो एक काम करो, 1500 आरपीएम वाला लगाओ, 4 पोल का अल्टरनेटर लगा दो, थोड़ा सा तो बचेगा। अब क्या है कि हमने स्पीड सेट कर लिया, 1500 आरपीएम पे अपना 4 पोल का अल्टरनेटर घूमेगा। टर्बाइन को हम रोलिंग करेंगे, टर्बाइन रोल हो गया, फुल आरपीएम पे आया, अल्टरनेटर इज कपल्ड। अल्टरनेटर का रोटर जो है गियर बॉक्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट कपल्ड है। अब रोटर घूमने लगा, जब रोटर पूरा आरपीएम पे आ गया, 1500 आरपीएम पे रोटर घूम रहा है, टर्बाइन अपने आरपीएम पे घूम रहा है, तब क्या करेंगे हम जाके एवीआर में, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, एवीआर में जाके हम सीधा एक्साइटेशन वोल्टेज को ऑन कर देंगे। द मोमेंट आप एक्साइटेशन वोल्टेज ऑन करोगे, धूम, करंट बन गया आपका कितने पे? 11 kV 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला करंट आपका पावर प्लांट में प्रोड्यूस होता है। अब ये करंट जो है ये ट्रांसफार्मर के साथ लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर आपका क्या करेगा? वोल्टेज को हाई करेगा। तो 11 kV से 33 kV, 33 से 66, 66 से 132, और 132 kV में क्या है? अपना मेन ग्रिड है, अब ट्रांसमिशन कर सकते। समझ गए? तो मेन ग्रिड कितना वोल्टेज का होता है? 132 का मेन ग्रिड है। ठीक है, अब 33 kV का भी ग्रिड देखोगे, 66 का भी देखोगे, 132 का देखोगे, 220 का देखोगे, 440 का देखोगे। लेकिन जो मेन ग्रिड है, जो सबसे लंबा ग्रिड है इंडिया में, सबसे ज्यादा लंबा है, वो है आपका 132 kV। ओके, क्लियर? सर इंडिया में जनरेशन सिर्फ आपका हाइड्रो पावर जनरेट होता है या सब तरीके से सब होता है? क्या बात कर रहे हो, सब होता है, हर एक चीज है। आप कोयला का प्लांट है, आपका गैस का प्लांट है, गैस बेस्ड आपका लाकुआ थर्मल स्टेशन क्या है? गैस बेस्ड है ना? तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में लेकिन हाइड्रो पावर ज्यादा है ना? आपका एनटीपीसी सलाकाटी कोकराझार में जो है 750 मेगावाट का, वो क्या है? 750 मेगावाट का थर्मल है, कोल बेस्ड है। हाँ, एनएचपीसी का जितना है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, उसका है आपका हाइड्रो पावर प्लांट एनएचपीसी। एनटीपीसी का जितना है वो थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, और आपका जितना सारा कैप्टिव पावर प्लांट है वो सारे थर्मल है, सब कोल बेस्ड है या फिर बायोमास बेस्ड। ठीक है, तो बायोमास बेस्ड पावर प्लांट बड़ा पावर प्लांट नहीं हो सकता है। बायोमास से आप बहुत ज्यादा पावर एक साथ नहीं बना सकते हो, उसमें काफी प्रॉब्लम है। छोटा छोटा पावर प्लांट्स होता है, लेकिन कोल बेस्ड आपको बहुत बड़े बड़े पावर प्लांट्स मिल जाए। ठीक है सर, এটা সোলার বেশি গুরুত্ব দিছে। এতিয়া সোলার দিবই লাগিব, क्योंकि तुम्हारा फ्यूल खत्म होता जा रहा है, कोयला खत्म होगा, पोल्यूशन हो रहा है। कोयला जब खत्म हो जाए, आप सोचो ना यार, हम इंसानों को ये गिफ्ट मिला है ना, ये कोल, ये आपका पेट्रोलियम, ये सारे अपने लिए गिफ्ट है ना।
Yes, sir. अभी ये नेचर ने गिफ्ट दिया है, वो हम खाते खाते खत्म कर देंगे, उसके बाद क्या? पकड़ लो, हमने कोई एक दूसरा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हम नहीं निकाल पाए, सोलर में सक्सेसफुल ना हुए, उसके बाद इंसानों का क्या होगा? कोयला खत्म, पेट्रोलियम खत्म, और सारा मारामारी अभी क्या चल रहा है? ये जितना सारा इंटरनेशनल मारामारी देख रहे हो, वो तो वही तेल के ऊपर ही का ही सबसे ज्यादा मारामारी तेल को लेके। हाँ सर। सऊदी बोलो, कतर, ये क्या बोलते हैं, इराक का बोलो, है ना, ये सारा मारामारी किसको लेके? यूएस का नजर है कि वो अपना तेल खर्चा नहीं करेगा, कि ये काम करो यार तुम लोग, अपना तेल मेरे को दे दो, सारा मैं सारा खा जाऊंगा, जब सारा खा जाऊंगा उसके बाद हम अपना निकालेंगे जितना दिन जीते। तो इसी के चलते वो पूरा दुनिया में घुमा रहा है, अपना इराक को बर्बाद करके रख दिया, है ना, कि तेल खाया जाए सब। तो एक ना एक दिन तो खत्म होना है, तेल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, फिर क्या करें? तो सोलर पे अगर चले जाते हैं, अब ये इतना जल्दी तो खत्म होने वाला है नहीं, सोलर एनर्जी। तो जब तक सन है तब तक नहीं खत्म होगा। जब तक सन हाँ यार वो तो दिख रहा है, जब तक चांद है। अब कितना मजेदार चीज है, देखो ये सारी चीजें जब आप नेचर के अंदर जाते हो और नेचुरल चीजों को लेके समझते हो चीजों को, हम लोग उतना सोचने का, उतना समझने का हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, बट एक चीज अगर बढ़िया से सोचते हो, देखते हो कि ये अभी जो हम बात कर रहे हैं बैठ के स्टैटिक, एट दिस मोमेंट आई एम रोटेटिंग विथ ए वेरी फास्ट वेलोसिटी इन दिस यूनिवर्स। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? पूरा घूम रहे हैं ना फुल स्पीड पे धरती के साथ, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हम घूम रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ, आई डोंट नो आप लोग कितना सोचते हो इस चीज को लेके। कभी आसमान की तरफ देखो और उसकी गहराई तक जाओ, देखो कि यार कितना दूर तक फैला होगा, हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना? कभी सोचो बैठ के, मजा आएगा। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? मशीन्स जो आज की है उसके ऊपर कोई सवाल है? बोलो पिंकू, कैसा लगा? समझ में आया? पिंकू गुस्सा नहीं, अच्छा सर, समझ में आया? यही सारा चीज है। अभी हम मशीन्स में पढ़ेंगे, फिर आप देखोगे कि ये जो हमने बात किया कि डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, अब डीसी मशीन्स पढ़ेंगे। डीसी मशीन में क्या आएगा? डीसी जनरेटर, डीसी मोटर। तो डीसी जनरेटर बोलो, डीसी मोटर बोलो, दोनों एक ही मशीन है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। मशीन, इसीलिए इसको डीसी मशीन कहा जाता है। कंस्ट्रक्शनली कोई डिफरेंस नहीं, यूज में डिफरेंस है कि आप उसको करंट दो तो ये आपको रोटेशनल मूवमेंट देगा, आप उसमें रोटेशन दे दो तो ये आपको डीसी करंट देगा। तो जनरेटर होगा या मोटर बनेगा। नाउ डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें वाइंडिंग कैसे लगाना है, उसमें पोल्स कैसे लगाने हैं, और उसका आर्मेचर किस टाइप से होगा, उसमें जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगा कॉइल में वो कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा, डिलीवर्ड कितना होगा, इसमें कॉइल का जो कनेक्शन करेंगे वो कितने टाइप से कर सकते हैं आप। सीरीज ओन मिलेगा, शांट ओन मिलेगा, सेपरेटली एक्साइटेड मिलेगा कि फील्ड कॉइल को अलग से रख दो और आर्मेचर के साथ कनेक्ट ही मत करो तो सेपरेटली एक्साइटेड मिलेगा, है ना। और फिर कंपाउंड ओन मिलेगा कि हम सीरीज में भी कुछ कनेक्शन करेंगे, जब वायरिंग करेंगे सीरीज में कुछ लगाए और पैरेलल कुछ लगाए। और फिर हम देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो कितना फ्लक्स कनेक्ट होता है तो कितना वोल्टेज आता है, उससे टॉर्क, अगर मोटर है तो टॉर्क कितना आएगा, लॉसेस कितने हो जाएंगे, यही सारे तो कैलकुलेशन है मशीन्स में, है कि नहीं। तो आज के लिए यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। बाय 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 बाय। नहीं तुम, अरे अच्छा ठीक है, बाय बाय बोल। एक मिनट रुक जाओ सब लोग, बाय 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 बाय। कंप्यूटर का होता है तब कंप्यूटर, हाँ बाय बाय बोल दिया। ओके चलो, और कुछ बोलना है? हाँ क्या बोलना है?
मुझे यूट्यूब देखना है जी, आप जल्दी से खत्म कर दो। यही आपको बोलना था। क्या बोलना था? आपको बोलना था कि जल्दी से मीटिंग सारे खत्म कर लो, क्योंकि मुझे अभी भी ना यूट्यूब देखना है। अच्छा ठीक है, चलो बाय, गुड बाय। बाय बाय सर। और